Hello everyone. How is everyone today? Okay, that's good. I'm also good. Okay. क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडस्ट्रियल फार्मेसी। इंडस्ट्रियल फार्मेसीज में हमारा जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि एक तरीके से आप सोचो, क्वालिटी क्वालिटी को आपके माइंड में समझ के क्या आता है? आप ये सोचोगे कोई बहुत अच्छी चीज़ है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये बोलोगे आप। या कोई प्रोडक्ट है, वो किसी आपकी एक्सपेक्टेशंस में बहुत अच्छा है, या फिर आप उसको देखकर बोलोगे ना। जैसे आप सोचो, मार्केट जाते हो, आप कोई फैब्रिक देखते हो, फैब्रिक में कुछ फैब्रिक तो आपको बहुत अच्छा लगता है, कुछ थोड़ा बहुत नहीं अच्छा लगता। आप उसको पकड़ के छू कर ये बता सकते हो कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, ऐसे ही हमारा इंडस्ट्रियल फार्मेसी में भी होता है। अगर देखा जाए, क्वालिटी रेफर्स टू द डिग्री। एक डिग्री है जिसमें हमारा, आप किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, सर्विस को, प्रोसेस को, जो आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट और कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को मीट करता है। मतलब आपका एक प्रोडक्ट आपको लगता है अच्छा होना चाहिए, या फिर उसकी कुछ सेट आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए, तो उसको आप एक तरीके से बोल सकते हो क्वालिटी है, कि भैया इसकी एक डिग्री है। ये डिग्री सेट कर दी जाती है किसी प्रोडक्ट की, सर्विस की या प्रोसेस की, कि जिसको आप अच्छा मानने लगते हो। साथ ही साथ हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में देखो, क्वालिटी ये देखता है, क्वालिटी इंश्योर करता है जो हमारा मेडिसिनल प्रोडक्ट है। क्वालिटी का मतलब ये है, जो हमारा मेडिसिनल प्रोडक्ट है वो सेफ है, साथ ही साथ इफेक्टिव है और कंसिस्टेंट है। ठीक है, पूरी लाइफ साइकिल, अगर एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल 3 साल है, तो आप ये कह सकते हो कि हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी है, वो साथ ही साथ सेफ है, इफेक्टिव है, कंसिस्टेंट रहा पूरे 3 साल जो उसकी लाइफ साइकिल थी। इंपॉर्टेंस हमारी क्वालिटी की ये है कि वो पेशेंट सेफ्टी को मेक श्योर करता है, जिससे कि हमारे पेशेंट को कुछ हार्म ना हो, या परफॉर्मेंस जो है उसकी वो सही रहे। ठीक है, क्वालिटी मेंटेन रहे थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। रेगुलेटरी कंप्लायंस है, अब हमारे जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो एक सेट करती हैं रेगुलेशंस की, ये फॉलो करना चाहिए, एडेरेंस टू रेगुलेशंस, जिसमें हमारी FDA है, EMA है या WHO है, ये लोग सेट कर देते हैं ऑलरेडी। साथ ही साथ कुछ कस्टमर सेटिस्फैक्शन होता है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन में एक तरीके से बोलो, कस्टमर की कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, आपकी एक्सपेक्टेशन, आशाएं हैं किसी चीज़ को लेकर, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो अगर मिल जाए आपको तो आप सेटिस्फाई हो जाओगे। एक तरीके से आपका ट्रस्ट और लॉयल्टी बढ़ जाती है। आप सोचोगे, अच्छा ये पर्टिकुलर कंपनी बड़ा अच्छा माल देती है, इसका जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा है, तो एक तरीके से कस्टमर का सेटिस्फैक्शन हो जाता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जाती है। अगर एक मार्केट प्लेस है, या फिर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो दो पर्टिकुलर मार्केटर्स में, वो एक हमारा A है, एक हमारा B कंपनी है, दोनों की क्वालिटी वेरी करेगी, ये आप कह ही नहीं सकते। अगर इसकी 100% क्वालिटी है, एक पर्सन को पसंद आ रही है, ज़रूरी नहीं है B की 90% ही पसंद आए। ठीक है, आप ऐसा 100 दोनों को नहीं पसंद करते, दोनों में अंतर आ जाएगा उसकी क्वालिटी के बेसिस पे। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में है हमारा कॉस्ट रिडक्शन हो जाता है, जैसे कि कोई डिफेक्ट है या रीवर्क रिड्यूस होता है, हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता है। क्वालिटी हमारे डिफेक्ट को मिनिमाइज कर देती है, हमारा कोई डिफेक्ट नहीं होगा, क्वालिटी अच्छी है तो क्या डिफेक्ट होना फिर। साथ ही साथ कुछ की कंपोनेंट्स हैं हमारे, क्वालिटी एश्योरेंस, GMP। देखो, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में ये की कंपोनेंट आपको बाय हार्ट होने चाहिए, ये ज़रूरी है। क्वालिटी एश्योरेंस में आप सोचो कि प्रोएक्टिव प्रोसेस है हमारा, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेक श्योर करता है सही हो, पूरा डिज़ाइन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, कंट्रोल। QA का काम है एश्योरेंस करना, पूरे प्रोसेस को चेक करना, मेक श्योर करना कि हमारा क्वालिटी स्टैंडर्ड मतलब मीट कर सके पूरे डिज़ाइनिंग के टाइम पे, मतलब थ्रू आउट द प्रोसेस। ठीक है, QA हमारा। फिर हमारी GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। गाइडलाइंस है, वो सारे प्रोडक्शन के एस्पेक्ट को देखेगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, मटेरियल, प्रीमिसेस, हाइजीन, ये सब हमारे GMP देखता है। गुड कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल में जो हमारा प्रोडक्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स हैं, वो डायरेक्टली फोकस करते हैं हमारे डिफेक्ट पर। ठीक है, टेस्टिंग और वेरिफिकेशन करेंगे हमारे क्वालिटी पैरामीटर्स के थ्रू, उससे वो चेक करेंगे, मेंटेन कर सकते हैं उसकी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को। रेगुलेटरी कंप्लायंस, एडहेरेंस टू रेलेवेंट लॉज, स्टैंडर्ड्स, जो हमारे एक तरीके से रेलेवेंट लॉज फॉलो करने चाहिए, रेगुलेटरी कंप्लायंस होने चाहिए स्टैंडर्ड और उसके बेसिस पे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या इंटरनेशनल लेवल पर हो, किसी भी लेवल पर हो।
पर हो। रेगुलेटरी कंप्लायंस ज़रूरी है, साथ ही साथ वैलिडेशन क्वालिफिकेशन होगा, वो मेक श्योर करेगा जो सिस्टम है प्रोसेस है वो कंसिस्टेंट रहे, पूरा एक जैसा ही रहे प्रोडक्ट के बनने से प्रोडक्ट के पूरे होने तक। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, वहाँ पे कुछ जो रिस्क आ सकते हैं, जो कुछ ऐसे रिस्क हैं जो हमारी क्वालिटी या एफिकेसी सेफ्टी को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है, फिर उनको मैनेज भी करना है। हमारा ये क्रिटिकल एरिया है जहाँ पे इसको हम प्रायोरिटाइज करेंगे, हमारी प्रायोरिटाइजिंग एरिया है ये। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, देखो इंप्रूवमेंट के चांसेस प्रोडक्ट की क्वालिटी को बताने के लिए होते हैं कि आपको लगातार इंप्रूवमेंट करते रहना चाहिए, कुछ एफर्ट्स ऐसे रहें लगातार कि प्रोडक्ट की क्वालिटी एफिशिएंसी को आप बरकरार रखो, सही से रखो। किसके, एक तो लाइक पीपल के फीडबैक के बेसिस पर, ऑडिट्स या एडवांसमेंट के बेसिस पर आप उसका इम्प्रूवमेंट करते रहो। पेशेंट सेफ्टी, जो मेडिसिन हैं वो पेशेंट्स के लिए सेफ हो, कंटामिनेंट फ्री हो और करेक्टली फॉर्मुलेटेड हो, जिससे कि हमारा जो पेशेंट है वो प्रॉपरली यूज़ कर पाए। ये हमारा फिर आता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हमारा हॉलिस्टिक अप्रोच है, जिससे कि हमारा लॉन्ग टर्म के लिए हमें सक्सेस मिल सकती है। ठीक है, जिससे जैसे आप देखो अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है या सेटिस्फैक्शन इन्वॉल्व है वहाँ पे कस्टमर का, तो आप लॉन्ग टर्म, मतलब एक वो बोल सकते हो ना, लंबी रेस के घोड़े हो। अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है तो आपका बिजनेस अच्छा चल सकता है। साथ ही साथ जैसे आपके कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, उनका कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हो प्रोसेस में, या वो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कर सकें प्रोडक्ट के बेसिस पर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के बेसिस पर, तो ये सब जगह एप्लीकेबल होता है। हमारा TQM का पर्पस है कि कस्टमर फोकस होना चाहिए। अगर आप क्वालिटी को देखा जाए, क्वालिटी आप खुद सेट नहीं कर सकते हो या कुछ नहीं है, आपका जो कस्टमर है, अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है आपकी प्रोडक्शन क्वालिटी से, वहीं सारा गेम चेंज हो जाता है। ये आपको कस्टमर को फोकस में रखना चाहिए, क्वालिटी आपकी कस्टमर की नीड के हिसाब से होना चाहिए, उनको समझ कर रखना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारा टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, आपके एम्प्लॉयज़ का एक कॉमन गोल होना चाहिए कि ठीक है वो एक कॉमन गोल की तरफ बढ़ सके, एम्पावरमेंट और पार्टिसिपेशन अच्छा हो। देखो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का अगर समराइज करके आप मानो ना, हर चीज़ को, हर क्वालिटी मैनेजमेंट में हमारे एम्प्लॉयज़ भी आ जाएंगे, हमारा सिस्टम भी आ जाएगा, हमारे डिसीजन मेकिंग और सब कुछ आ जाएगा। सब किसको फोकसेस करके, कस्टमर को, ठीक है, जिसको हमें डिलीवर करनी है वो चीज़। एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जहाँ क्वालिटी मैनेजमेंट होगा पूरे ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन के बेसिस पर। कुछ स्ट्रेटेजिक होती हैं या सिस्टमैटिक अप्रोच होता है जो हमारा एक तरीके से देखा जाए क्वालिटी का कोर है। ठीक है, अगर वो नहीं होगा, आपके क्लियर गोल्स नहीं होंगे, तो स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आपका कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। जैसे कुछ मैथडोलॉजीज़ हैं, प्लान, डू, चेक, एक्ट, ये आप फॉलो करना चाहिए, जिससे कि ऑनगोइंग एनहांसमेंट हो सकता है। जैसे कुछ फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग होते हैं, फैक्ट के बेसिस पर डिसीजन बनने चाहिए, कि कुछ डिसीजंस हैं वो डेटा ड्रिवन होने चाहिए, मतलब डेटा के बेसिस पे आप डिसाइड करो कि ये हाँ ये सही है, या परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जो है वो गाइड कर सको। कम्युनिकेशन, देखो इफेक्टिव, देखो कम्युनिकेशन रिलेशनशिप में भी ज़रूरी है, वर्क इन्वायरमेंट, वर्क कल्चर में भी ज़रूरी है, आपके मैनेजमेंट में भी ज़रूरी है, हर लेवल पर कम्युनिकेशन ज़रूरी है। एक तरीके से क्वालिटी कल्चर डेवलप होता है जो हमारे फॉस्टर करता है क्वालिटी कल्चर को। अगर कम्युनिकेशन लैक करता है तो प्रॉब्लम आती है। अब इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, ठीक है, पहले हमारी लीडरशिप कमिटमेंट होगा, लाइक जो हमारा कोई भी टॉप मैनेजमेंट है वो कमिट करेगा हमारे किसके लिए, TQM के लिए, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। ट्रेनिंग होगी, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्वालिटी टूल्स और कॉन्सेप्ट को के तरीके से एक्यूप्ड होंगे या फिर ट्रेन किए जाएंगे। सारे जितने टूल्स हैं उनको पता होना चाहिए, टूल्स में ट्रेन होने चाहिए, उनको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मेजरमेंट और फीडबैक, इसमें क्या है कि अगर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को यूज़ करना चाहिए, अगर आपको फीडबैक चाहिए उसके बेसिस पर अपना क्वालिटी मैनेजमेंट या क्वालिटी अच्छा कर सकते हो। फिर हमारा रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स आते हैं, उसमें इंसेंटिवाइज किया जाता है क्वालिटी इंप्रूवमेंट को, ठीक है। फिर अब आप सोचोगे इसका बेनिफिट क्या है, क्यों ज़रूरत है इसकी। देखो कभी भी हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन है उसके लिए बहुत ज़रूरी है हमारा हायर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से कर सकते हो। वेस्ट, अगर क्वालिटी मैनेजमेंट अच्छा है तो आपका वेस्ट ना कम हो जाएगा, आप वेस्ट रिड्यूस कर सकते हो। आपका एम्प्लॉय मोराल जो है वो एनहांस हो जाएगा, वो थोड़ा मोराल डाउन नहीं होगा, उनको भी अच्छा लगेगा। इम्प्रूव्ड रेगुलेटरी कंप्लायंस है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मिलेगा आपको कि आप मार्केट में उतर पाओगे उसको लेकर, ये हमारा बेनिफिट होता है, बहुत ज़रूरी है TQM।
कुछ की प्रिंसिपल्स हैं TQM के, देखो वही की प्रिंसिपल है जैसे लीडरशिप हो गई, आप एक तरीके से टॉप मैनेजमेंट है जैसे कि चैंपियन, मस्त चैंपियन द TQM अप्रोच अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो जो लीडर है वो ही उसका देना चाहिए, लीडरशिप होने चाहिए, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट होना चाहिए कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो क्वालिटी रिलेटेड डिसीजन ले पाएँ ट्रेनिंग और रिसोर्सेज के बेस पे, साथ ही साथ क्वालिटी टूल्स यूज़ कर सकें जैसे कि हमारा पेरेटो चार्ट है, हिस्टोग्राम्स हैं, वो इसको यूज़ कर पाएंगे क्वालिटी टूल्स को, तो एक तरीके से वो अपनी प्रॉब्लम्स अगर कहीं भी आ रही हैं उसको मैप कर पाएंगे, उनको पता रहेगा कि अच्छा यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारी क्वालिटी का कुछ चेंज है या यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। प्रोडक्ट डिज़ाइन को इंटीग्रेट करें क्वालिटी के बेसिस पर, ठीक है। सप्लायर क्वालिटी, आप अपने सप्लायर को सेलेक्ट करो, एसेस करो कि वो उसकी लाइक एबिलिटी क्या है, क्वालिटी कंपोनेंट को कैसे डिलीवर करेगा, ठीक है, उसकी क्वालिटी कैसी है, रॉ मटेरियल्स कैसा है। अगर आप देखो तो आपको ये TQM यहाँ सप्लायर क्वालिटी में यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वहाँ मेन प्रिंसिपल है हमारा। बेनिफिट ये है हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगा, सेटिस्फाई रहेंगे तो वो लॉयल रहेंगे आपके प्रति, दूसरी जगह नहीं जाएंगे, वेस्ट कम होगा, इनएफिशिएंसी कम होगी हमारी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम TQM यूज़ करेंगे, कोई भी एम्प्लॉय है काम कर रहा है तो उसको थोड़ा सा मोटिवेट होना चाहिए, उसको खुश होना चाहिए, साथ ही साथ एम्प्लॉय का मोरल जो है वो बढ़ जाता है, एम्प्लॉय हमारा खुश रहे, वो ज़्यादा अच्छे से इन्वॉल्वमेंट देगा फिर जब उसका मोरल डाउन नहीं होता। बेटर कंप्लायंस विद रेगुलेशन स्टैंडर्ड, ठीक है, वो बेनिफिट वहाँ आ जाता है। सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, फिर हमारा QBD आता है, क्वालिटी बाय डिज़ाइन। क्वालिटी बाय डिज़ाइन हमारा एक सिस्टमैटिक अप्रोच है किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट को, या फिर आप ये बोलो जब भी कभी बिगिन होना चाहिए, या उसका एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होता है जो हमारा एम्फेसाइज करता है प्रोडक्ट की प्रोसेस पर भी, कि हमें समझना है कि प्रोडक्ट कैसे बनना है, प्रोडक्ट को भी और प्रोडक्ट के प्रोसेस को भी, ठीक है। क्वालिटी बाय डिज़ाइन से आप ये समझ सकते हो कि जैसे कोई हमारा एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, अगर हमें कभी कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलप करना है तो हमें समझना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को भी समझना पड़ेगा और हमारे प्रोडक्ट के प्रोसेस को भी समझना पड़ेगा, दोनों को समझना पड़ेगा। तो देखो ये सिस्टमैटिक हमारा एक अप्रोच हो गया। साथ ही साथ अगर देखो ये कहाँ से आया, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ऑटोमोटिव एंड एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, ये ऑटोमोटिव और एरोस्पेस से आया है। साथ ही साथ जो QBD है हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को एनहांस करता है, कैसे, साइंटिफिक मेथड और रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू, पर्टिकुलर इन दोनों फंक्शंस के थ्रू या इनके थ्रू हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ जाती है। अब की प्रिंसिपल जो है हमारे QBD का वो प्रोडक्ट की प्रोफाइल होती है, एक तरीके से हम टारगेट कर सकते हैं प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोफाइल को, गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकते हैं फाइनल प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। आप एक प्रोडक्ट को गो थ्रू कर रहे हो, एट द एंड आप जाके उसका फाइनल प्रोडक्ट जो आएगा उसके बेसिस पर गाइडलाइंस बन सकती हैं। अब जो हमारा प्रोडक्ट और प्रोसेस है उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमें। सोचो कोई प्रोडक्ट बनाना है, उससे पहले तो रॉ मटेरियल है ना, तो आपको रॉ मटेरियल पे फोकस करना है, क्या एट्रीब्यूट्स हैं, फिर आप उसको फॉर्मुलेशन पे फोकस करोगे, पूरे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है। तो ये हमारे QBD डिज़ाइन जो है, क्वालिटी बाय डिज़ाइन, उस पर फोकस करता है। साइंटिफिक मेथड्स, हम टूल्स यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मैकेनिस्टिक हो गया, ठीक है, वो मॉडल्स हो गए जैसे कि हम प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर पाएँ या कंट्रोल कर पाएँ। रिस्क असेसमेंट है, पोटेंशियल चैलेंजेस या रिस्क हैं उसको आप आइडेंटिफाई कर पाओ, उनसे डील कर पाओ। डिज़ाइन स्पेस में हम एक तरीके से इनपुट वेरिएबल्स का रेंज स्टेब्लिश करते हैं या फिर हम पैरामीटर के प्रोसेस को इंश्योर करते हैं कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी सही से दे। साथ ही साथ कुछ कंट्रोल स्ट्रैटेजीज़ हैं जिससे हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहे प्रोडक्ट क्वालिटी की। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, तो आप देखोगे कि रेगुलेटरी मॉनिटर होगा, अपडेट होगा प्रोसेस, तो एक तरीके से चांसेस हैं कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के। स्टैटिक, हमारा ट्रेडिशनल स्टैटिक वैलिडेशन अप्रोच जो है उसको देखकर कुछ हमारे स्टेप्स हैं क्वालिटी बाय डिज़ाइन अप्रोच में। पहला, डिफाइन टारगेट क्वालिटी प्रोफाइल। सबसे पहले जो हमारा डिज़ायर्ड क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो भी हमें फाइनल प्रोडक्ट चाहिए उसकी क्या क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेट होनी चाहिए, ठीक है। ये देखो टारगेट प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोफाइल, इससे ही पता चल रहा है आपको हमें अपने कोई भी फाइनल प्रोडक्ट जिसको हम टारगेट कर रहे हैं कि हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, उसकी हमें क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करनी है पहले से। फिर हमें क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स डिटरमाइन करने हैं, जैसे कि कुछ की एट्रीब्यूट्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं या फिर कुछ चेंज कर सकते हैं, जैसे हमारा pH API कंसंट्रेशन, तो वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। आप इसको क्वालिटी बाय डिज़ाइन से ये देखो, एक प्रॉपर हमारा डिज़ाइन है किसी भी प्रोडक्ट को बनने का,
ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन का सोचो, ठीक है, उसको बना रहे हैं तो वहाँ देखोगे क्या क्या क्वालिटी है, क्या ऐसे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जो हमारी क्वालिटी को अफेक्ट कर सके। हमारा जो प्रोडक्ट है उसको हमें क्वालिटी क्या सेट करनी है कि ये अच्छा होना चाहिए, ये ड्यूरेबिलिटी हो, सॉल्युबल हो, ये सब आपको क्वालिटी बाय डिज़ाइन से आप पहले ही डिज़ाइन कर सकते हो क्वालिटी के बेसिस पे। ऐसा सोचो, रिस्क असेसमेंट में हमारा ईच डेवलपमेंट स्टेज पे आप रिस्क को इवैल्यूएट करोगे, क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स होते हैं वहाँ आइडेंटिफाई करोगे, जैसे कि हमारा टेम्परेचर, पीएच हो गया। डिज़ाइन स्पेस को डिटरमाइन करोगे, जैसे सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशन के बेसिस पे आप डिज़ाइन करोगे अपना सेफ स्पेस। फिर डेवलपमेंट कंट्रोल स्ट्रैटेजीज आती हैं, कुछ कंट्रोल हैं एक तरीके से, उन्हें डिज़ाइन करोगे स्पेस के अंदर। साथ ही साथ लाइफ साइकिल मैनेजमेंट होता है, कंटिन्यूसली आप मॉनिटर करोगे, रिफाइन करते रहोगे, प्रोसेस को ठीक करते रहोगे, उसके बेसिस पर हमारा ये चलता रहेगा। क्यूबीडी का अगर देखा जाए बेनिफिट है हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाना, इनहांस करना, रेगुलेटरी एडवांटेज होता है, साथ ही साथ एफडीए के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग अगर देखो अच्छी क्वालिटी आ रही है तो और अच्छी बात है। कॉस्ट को रिड्यूस करना कि जो पोस्ट प्रोडक्शन इश्यूज आते हैं, रिकॉल्स आते हैं, वो नहीं आएंगे। प्रोसेस की एफिशिएंसी ऑप्टिमाइज हो जाएगी, वेस्ट कम होगा। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी में आसानी से थोड़ा सा काम हो जाएगा, एडजस्टमेंट हो पाएंगे, एक्स्ट्रा रेगुलेटरी फाइलिंग्स नहीं होगी। तो इस तरीके से हमारा क्यूबीडी बहुत बेनिफिट देता है। साथ ही साथ जो हमारा रेगुलेटरी सपोर्ट्स हैं, रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, वो क्वालिटी बाय डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए एनकरेज करते हैं। वो कहते हैं इसको करो। अब जैसे हमारी कुछ गाइडलाइंस आती हैं, ICH-Q8 है, जहाँ पे गाइडलाइंस में क्या होता है, हमारा फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा। फिर हमारा आता है 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट। 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमारा डेटा ड्रिवन मेथडोलॉजी होती है, जिसका जो एम है, डायरेक्ट एम क्या होता है, डिफेक्ट को एलिमिनेट करना और जो हमारे प्रोसेस में वेरिएबिलिटीज आती हैं उनको कम करना, ठीक है। 6 सिग्मा का मतलब है कोई भी डिफेक्ट है उसको एलिमिनेट कर दो, हटा दो, या फिर जो वेरिएबिलिटी आ रही है, वेरिएबल्स आ रहे हैं अलग अलग प्रोसेस में, उसको कम कर दो। ये हमारा डेटा ड्रिवन मेथडोलॉजी कह सकते हो आप। साथ ही साथ क्या होता है, इससे हमारी क्वालिटी इंप्रूव होती है। किसी भी एक तरीके से प्रोसेस आउटपुट है जहाँ पे आप आइडेंटिफाई करोगे या रिमूव कर सकते हो डिफेक्ट के कॉज को। कोई डिफेक्ट हो गया है उसको हटा दो, कोई डिफेक्ट कॉज कर रहा है उसको हटा दो, तो वहाँ पे हमारी क्वालिटी ही इंप्रूव होनी है। जो हमारा 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट है, अगर देखो कोर कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, एक तो ये होती है हमारी DMAIC मेथडोलॉजी। DMAIC मेथडोलॉजी आप इसको डिफाइन करोगे कैसे कि आइडेंटिफाई करेगा आपकी प्रॉब्लम को और प्रोजेक्ट करेगा गोल्स को। साथ ही साथ अगर मेजर के बेसिस पे देखा जाए, इसको देखो, इसकी फुल फॉर्म है हमारी DMAIC की, डिफाइन, आइडेंटिफाई, मेजर, कलेक्ट द डेटा एंड डिटरमाइन करेंट परफॉर्मेंस, एनालाइज रूट कॉज ऑफ डिफेक्ट, क्या कर रहा है कॉज, इम्प्रूवमेंट, एक इम्प्रूव करेगा, फिर सॉल्यूशन करेगा जिससे एलिमिनेट हो जाएगा हमारा रूट कॉज, कंट्रोल, मेंटेन इम्प्रूवमेंट ओवर टाइम, ठीक है, इम्प्रूवमेंट सीखा। फिर हमारा स्टैटिस्टिकल टूल है, फिर हमारा सिग्मा लेवल है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल टूल्स में हमारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होगा जिससे कि प्रोसेस की वेरिएबिलिटी समझ पाएँ, आसानी से पढ़ पाएँ, जैसे कंट्रोल चार्ट्स हो गए या कोई प्रोसेस कैपेबिलिटी एनालिसिस है, रिग्रेशन एनालिसिस है, उसके बेसिस पर ये टूल्स यूज़ करके ना आप प्रोसेस की वेरिएबिलिटीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हो, समझ सकते हो कि कहाँ पे जो प्रोसेस है हमारा वेरिएबल्स आ रहे हैं, कहाँ, जैसे आप चार्ट के बेसिस पे सोचो हमारा ऐसे जाने वाला था, ठीक है, और वो यहाँ पे आया तो आपको पता चल जाएगा पर्टिकुलर इस पॉइंट पे ना चेंज आया है। बहुत सारी रिग्रेशन एनालिसिस के बेस पे आप चेक कर सकते हो। सिग्मा लेवल पे क्या करते हैं कि मेजर करोगे कि कितना प्रोसेस डिविएशन आया, ठीक है, कितना यहाँ पे डिविएट हुआ है हमारे परफेक्शन से, परफेक्शन जो ऐसे आने वाला था और ये जो यहाँ डिविएशन हुआ है कितना आया उसको मेजर करोगे। फिर 6 सिग्मा से इक्वेट करोगे आप 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। ये थोड़ा सा हाई लेवल का है, स्टैंडर्ड थोड़ा ऊंचा पहुंच जाएगा, बट आप इसको सिग्मा लेवल पर ऐसे याद रखो। रोल क्या है हमारा जो 6 सिग्मा है उसका क्या रोल है, एक तो एग्जीक्यूटिव लीडरशिप है, विजन एंड गोल सेट करता है, चैंपियन एक तरीके से आपको स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट में ट्रांसलेट करता है गोल को, मास्टर ब्लैक बेल्ट है, एक तरीके से कोच है, कोच करेगा आपको ब्लैक बेल्ट या ग्रीन बेल्ट्स के लिए। ब्लैक बेल्ट हमारा जो होता है वो लीड करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट को, ठीक है, और जो ग्रीन बेल्ट होता है वो डेटा कलेक्शन और एनालिसिस को असिस्ट करता है। ये हमारा रोल है 6 सिग्मा का। बेनिफिट देखो यार, हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी पे काम करना है तो एक बेनिफिट याद रख लो कि हमारे
प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे सही करेगा, जो हमारे प्रोसेस में वेरिएशंस आ रहे हैं, डिफेक्ट आ रहे हैं, उनको सही करेगा। अब साथ ही साथ देखो प्रोडक्ट की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन इंप्रूव करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी और कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो एनहांस हो जाएगी। तो ये हमारे नॉर्मल सिक्स सिग्मा के बेनिफिट्स हैं जो आप अपनी साइड से लिख सकते हो। आप इसको ना बेनिफिट्स को लिख सकते हो अपनी क्वालिटी के बेसिस पर कि हमारा प्रोसेस में अच्छा होगा, हमारा एफिशिएंसी बढ़ेगी या फिर कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। अब इसको अप्लाई क्या करोगे, फार्मास्यूटिकल में एप्लीकेशंस कहाँ होता है, जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वहाँ ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा, क्वालिटी कंट्रोल है वहाँ पे एरर कम हो जाएंगे, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं वहाँ एनहांस कर देगा कंप्लायंस को। फिर हमारा आता है आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन हमारा रिजल्ट है किसका, टेस्ट रिजल्ट का, जो आउटसाइड फॉल करते हैं। मतलब एक तरीके से आप देखो हमारा प्री डिफाइंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, आपका ये क्राइटेरिया है, आपका जो रिजल्ट आना चाहिए टेस्ट रिजल्ट वो इसी में फॉल करना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आउटसाइड फॉल आउट कर जाता है तो वो हमारा एक तरीके से आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन हो जाता है। आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन रिजल्ट कह सकते हो आप इसको, ठीक है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के अगर वो बाहर चला गया तो उसे OS कहोगे। एक तरीके से हमारा ये पोटेंशियल इशू को इंडिकेट करता है, ये बताएगा कि जो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी है वहाँ कोई एक इशू है, प्रोडक्ट की प्रोसेस कंट्रोल में कोई इशू है या लेबोरेटरी प्रोसीजर में कोई इशू हो सकता है। आप डायरेक्ट OS अपने आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन रिजल्ट से ये जान सकते हो कि कहीं कोई इशू आया है। अब हमारी रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशन होती है, एक तरीके से थोरो और टाइमली इन्वेस्टिगेशन होती है। उसके हिसाब से अगर हमारा FDA ना गाइडेंस प्रोवाइड करता है और कि जब भी आप आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन रिजल्ट लाओगे, इन्वेस्टिगेट करोगे, तो वो एक तरीके से किस गाइडेंस में आना चाहिए, पर्टिकुलर कितने लेवल में आना चाहिए, वो भी सब इसमें हमारी गाइडलाइंस में लिखा होता है। FDA ने गाइडेंस भी प्रोवाइड की है इसके बेसिस पर कि कैसे आप इन्वेस्टिगेट करोगे और इन्वेस्टिगेट करने के बाद आप कंप्लायंस को एनहांस कर सकते हो, इंश्योर कर सकते हो, सॉरी नॉट एनहांस, मेक श्योर कर सकते हो कि वो सही हो जाए। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में हमारा सबसे पहले लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन होता है, इनिशियल बेसिस पर चेक किया जाए तो वो आपके टेस्ट प्रोसीजर्स को वेरीफाई करेंगे, मेक श्योर करेंगे सही हो, ठीक है। वहीं पे आपका एनालिस्ट परफॉर्मेंस, इक्विपमेंट कैलिब्रेशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन, मतलब लेबोरेटरी लेवल पर जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो आप एक सोचो कि शायद आप ये सोच सकते हो कि हमारे लैब के टाइम पर ये हो सकता है, कोई हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी में या लेबोरेटरी प्रोसीजर में चेंज आया, तो यहाँ से इनिशियल स्टेज से आप स्टार्ट करोगे। अब लैब में कोई एरर नहीं है तो आप मूव करोगे आगे फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन पर। वहाँ पे आप देखोगे कि इन्वेस्टिगेशन मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, देखो हम इनिशियल लेवल में हम लैब में जाते हैं, इसमें आप लैब से निकल कर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में चले जाओगे। जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वहाँ चेक करोगे, बैच के रिकॉर्ड्स, रॉ मटेरियल्स, प्रोसेस पैरामीटर्स, सब कुछ आप चेक करोगे कहाँ है। फिर आप रूट कॉज एनालाइज करोगे, फाइंड आउट करोगे कि मेन रीज़न क्या है जिसकी वजह से ये आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन रिजल्ट आया है हमारा। फिर करेक्टिव एक्शन, जो उसको सही करने के लिए करेक्ट एक्शन है वो लिया जाएगा। प्रिवेंटिव एक्शन, आगे ना हो उसको प्रिवेंट हो वैसा एक्शन लिया जाएगा। साथ ही साथ इसका पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन होगा। देखो हर चीज़ का अगर सही चीज़ है, करेक्टिव एक्शन है या फिर एक तरीके से रूट कॉज है, सब चीज़ का आपका एक डॉक्यूमेंटेशन होगा, आपको बनाकर देना पड़ेगा। रिकॉर्ड्स के लिए रखा जाता है कि यहाँ ये चेंजेस आए थे, आप ऐसा ही नहीं छुप के सब कुछ कर लोगे, नहीं, आपको दिखाना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें हुई थी, ठीक है। फिर हमारा इम्पैक्ट पड़ता है एक तरीके से, हमारा जो OS रिजल्ट है वो अफेक्ट करता है बैचेस को, प्रोडक्ट्स को, दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं। साथ ही साथ एक तरीके से प्रोडक्ट रिकॉल किया जाता है, वहाँ तब डिटरमाइन कर सकते हो, एडिशनल टेस्टिंग नेसेसरी होती है इस टाइम पर। अब हमारा आता है चेंज कंट्रोल। चेंज कंट्रोल में क्या होता है, एक आप सोचो सिस्टमैटिक अप्रोच तो सारी है हमारी। अगर कोई भी हमारा प्रोडक्ट या प्रोसेस में चेंज आया है वो हमारा इसके अंदर आएगा, चेंज कंट्रोल के अंदर। हमारा चेंज ऐसा होना चाहिए कि वो एडवर्स इफेक्ट ना दे, कि एडवर्सली अफेक्ट ना कर दे हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी, सेफ्टी या कंप्लायंस को, वो हमें इसमें चेंज कंट्रोल में देखना है। इसका टास्क क्या होता है, हमारा असेस करना होता है जो प्रपोज्ड चेंजेस है ना, उसको देखना है कि सही है या नहीं। कहीं पता चला ये चेंज ऐसा हो जाए कि हमारा प्रोडक्ट ही खराब हो जाए। अब जो प्रपोज्ड फिर अप्रूविंग होता है, रिजेक्टिंग होता है। जो प्रपोज्ड चेंज है, प्रपोज किया गया, प्रपोजल रखा गया कि ऐसे अगर चेंज किया जाए तो हमारा प्रोडक्ट सही रहेगा, सब सही रहेगा, तो उसके बेसिस पे एक अप्रूवल और रिजेक्शन होता है। फिर वहाँ पे
अगर कभी भी इम्प्लीमेंट किया गया है, कोई भी अप्रूव चेंजेस जो हैं उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, साथ ही साथ आपको मैनेज भी करना है, डॉक्यूमेंट भी करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर रिव्यू करोगे, साथ ही साथ देखोगे, मॉनिटर करोगे जो इफेक्ट आया है चेंज के बाद, इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो चेंज आया है, ठीक है, या इफेक्ट आया, वो रिव्यू किया जाएगा, उसको मॉनिटर किया जाएगा। ये सब हमारा टास्क होता है चेंज कंट्रोल में। ऐसा ही नहीं है अगर प्रपोज कर दिया चेंज के लिए, ठीक है, प्रपोजल आ गया, चेंज करना है, ऐसा नहीं है डायरेक्टली आप उसको चेंज कर लोगे और सब सही हो जाएगा। नहीं, चेंज करने के टाइम पे आपको सब कुछ उसे देखना है, सब मेंटेन करना है, क्या चेंजेस आए हैं, ये चेंज जो अप्रूव था या प्रपोज चेंज था उसको लेना है या नहीं लेना, वो सब डिपेंड करता है। कुछ हमारी फिर देखो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी आ जाती हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल्स में कुछ रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ज़रूरी होता है, एक तरीके से मैंडेट होता है फॉर्मल चेंज कंट्रोल प्रोसेस के टाइम पे, जो मेक श्योर करता है कोई चेंज है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी और सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। वो यहाँ ये चीज़ भी देखते हैं, अगर हमने जो प्रपोज किया है चेंज, वो ये ना हो प्रोडक्ट की क्वालिटी और सेफ्टी ही कम कर दे या कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। साथ ही साथ वहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और जस्टिफिकेशन होता है चेंज के लिए, जो रिक्वायर होता है, ऑफन रिक्वायर्ड फॉर ऑडिट पर्पसेस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर किसी को अच्छा नहीं लगा तो वो भेज देंगे, नहीं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा, प्रॉपर जस्टिफिकेशन होगा चेंज के लिए। अगर वो ज़्यादातर ऑडिट प्रोसेसेस के लिए एक रिक्वायरमेंट है हमारा। चेंज कंट्रोल प्रोसेस कैसे होता है, पहले इनिशिएशन होगा या रिक्वेस्ट होगा, कोई एक चेंज प्रपोज करेगा कि उसने कोई उसको लगा यहाँ ज़रूरत है या कोई इशू है, इसलिए उसने बताया, कुछ इनिशिएट लिया, उसने बताया कि ऐसे चेंज किया जा सकता है। साथ ही साथ जो चेंज है उसको इवैल्यूएट किया जाएगा, उसको देखा जाएगा। ऐसा ही नहीं है कि उसने बता दिया आप कर दोगे चेंज, नहीं, कि नेसेसिटी, ज़रूरत है इसकी, इससे कोई बेनिफिट होगा, इससे कोई पोटेंशियल इम्पैक्ट तो नहीं आ जाएगा, ये सब इवैल्यूएशन में देखा जाता है। फिर उसके साथ रिस्क देखे जाते हैं कि अगर हमारा चेंज हो गया तो क्या क्या रिस्क हैं इसके। अप्रूवल, हमारी जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ है या डिपार्टमेंट है वो अप्रूव करता है चेंज को या रिजेक्ट कर देता है। सारे चेंज अप्रूव नहीं होते, कुछ रिजेक्ट भी हो जाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन, अप्रूव हो गया तो आपको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करोगे, उसको अप्लाई करोगे। वेरिफिकेशन, वैलिडेशन होगा, जो इम्प्लीमेंट हुआ है चेंज उसको वेरीफाई किया जाएगा, फिर मेक श्योर किया जाएगा ये इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव से मैच कर पा रहा है। जो यहाँ एक इनिशिएशन रिक्वेस्ट था, किसी नीड और इशू के लिए किया गया था, फिर वो वैलिडेट किया जाएगा, उसको वेरीफाई करेंगे कि जिस ऑब्जेक्टिव से, जिस रीज़न से हमने यहाँ पर ये चेंज किया था वो सही है या नहीं। साथ ही साथ रिव्यू किया जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसको देखा जाएगा कोई कॉन्सिक्वेंसेस तो नहीं है, या अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस तो नहीं आए, या कोई इफेक्टिवनेस तो नहीं हुआ चेंज के बाद, हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हुई। फिर अगर सब सही हो जाता है, क्लोजर होता है, वहाँ जो चेंज कंट्रोल प्रोसेस है वो फॉर्मली क्लोज्ड हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन आर्चिव कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब हमारे जो टाइप्स ऑफ चेंजेस हैं, एक तो नॉर्मल चेंज होता है जिसमें हमारे स्टैंडर्ड चेंजेस होते हैं, स्टैंडर्डाइज चेंज होते हैं, जिसका स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल प्रोसेस होता है, उसमें चेंज होगा। इमरजेंसी चेंज में चेंज इम्प्लीमेंट होता है जिसे किसी अर्जेंट इशू की वजह से लगाया जाता है। इमरजेंसी से आप समझ जाओ, कभी भी अचानक किसी भी लाइक एकदम इम्प्लीमेंट किया जाए इमीडिएटली, वो हमारे इमरजेंसी पर्पसेस में आ जाएंगे। जब भी कभी स्टैंडर्ड और प्री अप्रूव्ड चेंज होता है, जैसे कोई रिकरेंट चेंज है वो बार बार हो रहा है, या उसका प्री अप्रूवल है जिससे लो रिस्क हो जाए, लो रिस्क नेचर अप्रूव हो जाए, या आप ये सोचो कि वो चेंज है जिससे रिस्क कम हो जाएगा, तो उसमें आ जाता है हमारा। एरिया ऑफ चेंज में हमारा क्या आ सकता है, जैसे हमारा प्रोसेस चेंज है, हमारा कोई भी प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चर्ड या सर्विस के टाइम पर डिलीवर होने वाला है, उसमें चेंज आए, कैसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा या कैसे सर्विस होगा, डिलीवर होगा, वहाँ चेंज जो है वो प्रोसेस में थोड़ा बहुत चेंज आएगा। मशीनरी या टूल्स जो यूज़ कर रहे हैं वहाँ क्या चेंज हुआ, इक्विपमेंट से आप समझ जाओ। मटेरियल, अब देखो रॉ मटेरियल या जो कंपोनेंट यूज़ किया गया है उसको थोड़ा चेंज किया गया। एरिया ऑफ चेंज मतलब हमारा जो प्रोसेस है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जितने एरियाज़ हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस करे जा रहे हैं, वो हमारा एरिया ऑफ चेंज है। देखो मोटिव हर चीज़ का ये है, हमें कॉस्ट को कम करना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड सेफ्टी को बढ़ाना है, एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है। ठीक है, ये मोटिव हमारा सबका सेम होता है, हमें कुछ भी करना है वो इस मोटिव से ही करना है। फंक्शन है हमारा डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग। आप डॉक्यूमेंट करोगे सारे रिकॉर्ड जो भी चेंज आए हैं, या स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म किया जाएगा, इम्प्रूव कम्युनिकेट किया जाएगा जो भी चेंजेस आए हैं।
ट्रेन किया जाएगा पर्सनल को, या फिर जो भी सिस्टम में चेंजेस करे हैं, चेंजेस के बाद जो हमें फॉलो करना है वो उसके बारे में पर्सनल को ट्रेन किया जाएगा। फिर एक तरीके से मॉनिटर किया जाएगा कि जो हमने चेंज किया उससे कहीं कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, वो सब देखा जाता है। अब हमारा आता है इंट्रोडक्शन टू ISO 900 सीरीज ऑफ क्वालिटी सिस्टम स्टैंडर्ड। ठीक है, अगर एक तरीके से देखा जाए, हमारी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है, उसने 9000 सीरीज निकाली थी। उसमें क्या होता है, हमारा जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड्स हैं, किसके लिए, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के। हम 9000 सीरीज से ये मान सकते हो हमारे इंटरनेशनली उन्होंने दिया था क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। याद रखो ISO 9000 स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, QMS। ठीक है, उसके की स्टैंडर्ड्स जो हैं हमारे ISO 9000 2015, ISO 9001 2015, ISO 9004 2018, इनके स्पेसिफिक हैं। जैसे हमारा ISO 9000 2015 था, वो हमारे फंडामेंटल्स और वोकैबलरी प्रोवाइड करता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है, फंडामेंटल्स एंड वोकैबलरीज। साथ ही साथ 9001 2015 जो हमारा ISO है, वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट लाइक स्पेसिफाई करता है रिक्वायरमेंट किसके लिए, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। स्पेसिफाइज रिक्वायरमेंट जैसे फोकसेस ऑन मीटिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है या सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए है, वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं यहाँ पे। अब 9004 2018 में गाइडेंस था जो सस्टेन्ड सक्सेस थी थ्रू क्वालिटी मैनेजमेंट की, वहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये हमारे सारे की स्टैंडर्ड्स हैं जो हमने देखे हैं। ये ISO 2001 2015 हमारा फंडामेंटल्स और वोकैबलरी प्रोवाइड करता है QMS के लिए। 2001 हमारे स्पेसिफाई करता है रिक्वायरमेंट कस्टमर को देखकर, किसमें, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में। साथ ही साथ एक गाइडेंस करता है जो हमारी सस्टेन सक्सेस है थ्रू क्वालिटी मैनेजमेंट में। फिर हमारे जो प्रिंसिपल हैं 9001 2015 में कस्टमर फोकस्ड है, हमें कस्टमर की नीड को समझना है और उनकी कस्टमर की नीड को मीट करना है। साथ ही साथ लीडरशिप स्टैब्लिश करनी है हमें, यूनिटी ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शंस, एंगेजमेंट। ठीक है, एंगेज रहना है एम्प्लॉय के साथ, एम्पावर्ड रहना है, कॉम्पिटेंट रहना है, ये हमारे नॉर्मल प्रिंसिपल्स हैं। फिर हमारा प्रोसेस अप्रोच होना चाहिए, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं इंटर रिलेटेड प्रॉपर्टी प्रोसेसेस में, उनको मैनेज करना है। इम्प्रूवमेंट के टाइम पर आप देखोगे फोकस करना है कि परफॉर्मेंस कैसे इन्हांस करनी है, कैसे जो ऑनगोइंग फोकस है वहाँ पे हमें परफॉर्मेंस इन्हांस करना है। एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग में डेटा एनालिसिस के बेसिस पर डिसीजन होने चाहिए। रिलेशनशिप, जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप मैनेज रहना चाहिए। फिर इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स आते हैं, जैसे गैप एनालिसिस है, वहाँ पे एसेस करते हैं करंट प्रैक्टिसेस को जो किसके अगेंस्ट हैं, हमारी 9001। ठीक है, उनके रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट हैं, वो देखे जाएंगे क्या गैप आ रहा है। डेवलप करेंगे कुछ क्वालिटी पॉलिसीज़ को, ऑब्जेक्टिव्स को, जो कमिटमेंट हैं या गोल्स हैं उनके बेसिस पर। देखो फिर क्या करेंगे, जब सब कुछ हो गया हम प्रोसीजर मैनुअल्स बनाएंगे, रिकॉर्ड्स रखेंगे, ट्रेन करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे जो भी हमने चेंजेस करने हैं या लाने हैं इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे। इंटरनल ऑडिट चलेंगे, ऑडिट से इवैल्यूएट करेंगे, आप इफ़ेक्टिवनेस देख सकते हो अपने। फिर जो हमारा मैनेजमेंट रिव्यू है, टॉप मैनेजमेंट आके सिस्टम परफॉर्मेंस को रिव्यू करेगा। फिर एक सर्टिफिकेशन हो जाएगा जब अंडरगो एक्सटर्नल ऑडिट। जब एक्सटर्नल ऑडिट हो जाएगा उसके बाद हमारा सर्टिफिकेशन प्रोवाइड हो जाएगा। काम वही है, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करना, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करना, एनहांस करना, रिस्क मैनेजमेंट में इम्प्रूव, जो भी रिस्क हैं उनको इम्प्रूव करना, और मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रेटर एक्सटेंट तक लेकर जाना। एडवांटेज ये होते हैं, यहाँ इंक्रीज एफिशिएंसी बढ़ जाती है, सेम वही है। बेनिफिट्स ही हमारे एक तरीके से एडवांटेज हैं सर्टिफिकेशन के टाइम पे। रेवेन्यूज़ बढ़ जाता है हमारा, एसेट्स में हेल्प करता है, एम्प्लॉय का मोराल जो होता है वो एक तरीके से बढ़ जाता है, बढ़ेगा। कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत हो जाता है, उनको अच्छा लगता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन मीट हो जाती है रिक्वायरमेंट्स। फिर डिसीजन मेकिंग एक तरीके से जो रेगुलर रिव्यू रहता है वो इन्फॉर्म डिसीजन को सपोर्ट करता है। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन में हमारा ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, बूस्टिंग क्रेडिबिलिटीज़ के बेसिस पे या उस पर। एलिमेंट्स जो हैं हमारे कंटेक्स्ट हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स है उसको डिफाइन करेगा। स्कोप और QMS का जो फ्रेमवर्क है वो हमारा एक तरीके से ये हमारा कॉन्टेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन का। लीडरशिप हमारी कमिटमेंट्स, पॉलिसीज़, क्लियर रोल्स के लिए है।
प्लानिंग है, जैसे एड्रेस करने रिस्क मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, सपोर्ट करना है, साथ ही साथ सब कुछ साथ साथ चलते हुए रहना है, रिसोर्सेज, कॉम्पिटेंस, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन। ऑपरेशंस हैं, जैसे कुछ प्रोडक्शन के टाइम पे सर्विस, डिज़ाइन, नॉन कन्फर्मिटीज़, इनके बेसिस पर ऑपरेट करना है, कैसे इनको इनकम्पास करना है प्रोडक्शन के टाइम पे, कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे सर्विस प्रोवाइड करनी है। ये एलिमेंट्स हैं, ये सारे ज़रूरी चीज़ें हैं इसमें हमारे। फिर साथ ही साथ हमारा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है, मॉनिटरिंग, ऑडिट्स और रिव्यूज़ चलते रहते हैं। इम्प्रूवमेंट, जैसे कुछ भी करेक्टिव एक्शन लेना है या लगातार इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या हो सकते हैं चांसेस हैं, वहाँ पे हमारा एलिमेंट है एक तरीके से। इसका जो फ्रेमवर्क है वो बेसिकली क्वालिटी, एफिशिएंसी और देखा जाए तो हमारा फ्रेमवर्क क्रेडिबिलिटी के, ग्लोबल क्रेडिबिलिटी। साथ ही साथ हमारा ISO 14000 आता है। इसका अगर ओवरव्यू देखा जाए, ये हमारे स्टैंडर्ड फोकस करते हैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट पर। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मिनिमाइज करेगी कि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है वो कम हो पाए। लॉज के अंदर उनको प्रैक्टिसेस कराएगी कि ये सही से होता रहे। किसके स्टैंडर्ड किस पर फोकस करते हैं? इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट पर। ठीक है, समझ गए। 14000 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट पे फोकस करता है। इसकी एक कॉर्नरस्टोन आप देखो सीरीज है ISO 14001, वो हमारा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम पर फोकस करता है, EMS पर। कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं, पॉलिसीज़ और कमिटमेंट्स हैं। इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ को डिफाइन करेंगे, मैनेजमेंट को इंश्योर करेंगे जो कमिटमेंट्स हैं, प्लानिंग होगी कि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हो रहे हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें, गोल सेट करें, प्रोग्राम बनाएं। मतलब एक तरीके से आप सोचो उसके कोरिलेशन में काम करेंगे। और इम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशन होगा, वहीं पे कम्युनिकेशन, EMS, डॉक्यूमेंटेशन सब सेम है। बस आपको इसके की कंपोनेंट्स और उसके की कंपोनेंट्स याद रखने हैं। साथ ही साथ सॉरी चेक करोगे चेकिंग एंड करेक्टिव एक्शन, ये चेक करोगे। मैनेजमेंट रिव्यू, देखो सब कुछ की कंपोनेंट्स हमारे सेम होते हैं। पॉलिसी बनाई जाएगी, प्लान किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा, करेक्टिवनेस चेक की जाएगी, रिव्यू किया जाएगा। तो ये सब तो ज़रूरी पार्ट है। बेनिफिट्स क्या होंगे? कॉस्ट सेविंग होगी, ठीक है, एक तरीके से वेस्ट रिड्यूस होगा, एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट हो पाएगा, इन्वायरमेंट लायबिलिटीज़ कम हो जाएगी, इमेज इंप्रूव होगी, ठीक है, रेपुटेशन और पब्लिक परसेप्शन देखा जाए तो इम्प्रूव हो जाएगा। कॉम्पिटिटिवनेस में एडवांटेजेस आते हैं। कुछ क्लाइंट्स सर्टिफिकेट कंपनीज प्रेफर करते हैं, सोचते हैं कि हमें सर्टिफाइड कंपनी मिले तो उसके बेसिस पर ही उसके पास जाते हैं, तो अच्छा पार्ट है ये। अब गैप एनालिसिस, करंट प्रोसेसेस अगेंस्ट इसमें देखा जाएगा गैप क्या है, फिर प्लान किया जाएगा ऑब्जेक्टिव्स के, टारगेट के बेसिस पर, फिर इम्प्लीमेंटेशन होगा, इंटरनल ऑडिट्स चलेंगे, अंदर ही अंदर जो चीज़ें हो रही हैं ऑडिट्स होंगे, सही से रिव्यू किया जाएगा, फिर मैनेजमेंट रिव्यू होगा, साथ ही साथ फिर एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन ऑडिट्स होंगे, फिर सर्टिफिकेशन, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, ये सब चलता रहेगा। ये जो ऑडिट्स और ये सब होते हैं ना कंपनीज में, ये सब चलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, कभी रुकते नहीं हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस एक सर्टिफिकेशन हो गया, फिर आपकी ऑनगोइंग इम्प्रूवमेंट हो गई, पीरियोडिक आपका सर्विलेंस ऑडिट चलते रहेंगे, ठीक है, ये कभी रुकते नहीं। साथ ही साथ जो अदर स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, 14004 है हमारा, गाइडेंस है, EMS डेवलपमेंट पे प्रोवाइड करता है। 1431 है, वो हमारा इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पे ध्यान देता है। 1440 और 1444 मतलब 14040, 14044 लाइफ साइकिल असेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट, पूरे प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल का असेसमेंट चलता रहता है उसके। एक तरीके से अगर देखा जाए सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉस्टर करता है, एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एनहांस करता है, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी है उसको भी देखता है। फिर जो हमारे नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज आती हैं, NABL है। NABL ना हमारी ऑटोनॉमस बॉडी होती है जो हमारी इंडियाज़ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है, ठीक है, इंडियाज़ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑटोनॉमस बॉडी है। ये एक्रेडिटेशन है लेबोरेटरीज को किसके अकॉर्डिंग में, ISO IEC 17025, ISO 1518, ठीक है, इस तरीके से। इसका प्रिंसिपल ये है, ये पार्शल नहीं होता, इम्पार्शली ऑपरेट करता है, ऑब्जेक्टिवली ऑपरेट करेगा और ट्रांसपेरेंटली देखेगा, किसी के साथ कुछ, ये एक तरीके से देखा जाए इसमें कोई भेदभाव नहीं है। NABL हमारा बायस्ड नहीं होता किसी भी लेवल पर, ठीक है, ट्रांसपेरेंट क्लियर रहता है। ये एक्रेडिटेशन क्राइटेरिया अगर देखा जाए वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बेस पर है, ठीक है, यहाँ कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, हाई कॉम्पिटेंस हो, रिलायबिलिटी हो, और आपकी जो एक्रेडिटेड लैब्स हैं उनमें एक्यूरेसी हो, ठीक है, ये सब हमारा NABL देखता है। अब NABL एक्रेडिटेशन की ज़रूरत क्या है, क्यों ज़रूरत है हमें? एक तो देखो ये हमारा ग्लोबल रिकॉग्निशन है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है,
इसने अपने खुद की टेस्ट और कैलिब्रेशन की रिपोर्ट्स मतलब बनाई हैं, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, सब लोग जानते हैं। तो एक तरीके से अगर आप वाइटल इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व होते हो तो NABL एक्रीडेशन ज़रूरी है। सॉरी। ठीक है, फिर हमारी रिलायबिलिटी आती है, जैसे लेबोरेटरी टेस्ट हैं वो एक्यूरेट हैं, डिपेंडेबल हैं या नहीं। जो हमें जो ज़रूरत होती है ना वो रिलायबिलिटी भी है। एक तरीके से आप एक्यूरेसी और डिपेंडेबल हो सकते हो अपने लैब रिजल्ट्स के लिए, वो एक्यूरेट हो सकते हैं, आप उस पर डिपेंडेबल हो सकते हो कि सही है, आपको ज़रूरत नहीं है उनको रीचेक करने की। साथ ही साथ कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ एक तरीके से जो ज़रूरी हैं, मैंडेटरी हैं, जो हमारे NABL एक्रेडिटेशन के लिए आते हैं। जैसे टेस्ट, आपको एक पर्टिकुलर टेस्टिंग और कैलिब्रेशन के थ्रू जाना ही जाना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। साथ ही साथ जो कॉम्पिटेंस एश्योरेंस है कि जैसे कि कोई डेमोन्स्ट्रेट करता है हमारे टेक्निकल कॉम्पिटेंस को, स्टेक होल्डर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है लैब रिजल्ट्स में, इनके बेसिस पर। अगर जैसे कोई भी NABL एक्रीडेशन लैब है, एक्रीडेटेड लैब है, तो उसके रिजल्ट्स ना ट्रस्टवर्दी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ एक्रीडेशन स्कोप होता है, जैसे हमारी टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं उसमें हमारे जो केमिकल्स, बायोलॉजिकल्स और मैकेनिकल अगर देखा जाए उसका वहाँ पे देखा अच्छा होगा। टेस्टिंग लेबोरेटरीज में एक्रीडेशन स्कोप है। फिर हमारा कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज हैं जहाँ पे कैलिब्रेशन होगा, आप इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन या मेजर कर सकते हो कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। तो हमारा एक्रीडेशन से ये होगा, एक हम ट्रस्टेबिलिटी हो सकता है, रिजल्ट जो आएगा वो एक्यूरेसी के अंदर ही आएगा, एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी। ठीक है, मेडिकल लेबोरेटरीज जो हैं वो एक्रीडेटेड हैं अगर ISO 15189 से, तो इसे एक तरीके से आप देखो अच्छा मान सकते हो आप। अब हमारे बेनिफिट्स हैं, हमारे जो टेक्निकल कॉम्पिटेंस हैं वहाँ रिकॉग्निशन हो सकता है। आपका अगर लैब NABL एक्रीडेटेड है ना तो बहुत अच्छा है आपके लिए। इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस है, आपके टेस्ट रिजल्ट जो है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रहेंगे, कस्टमर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ग्लोबल मार्केट में एसेस कर सकते हैं एक तरीके से, मतलब हर जगह अच्छा ही अच्छा है, ट्रस्टेबल है, ट्रस्टवर्दी है। साथ ही एक्रीडेशन का प्रोसेस क्या है, पहले जो हमारी एप्लीकेशन सबमिट की जाएगी या आप एक तरीके से मैनुअली कर सकते हो, ठीक है, क्वालिटी मैनुअल, फिर असेसमेंट किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेंगे, ऑन साइट आकर देखा जाएगा उसको, वो सब होगा। साथ ही साथ फिर उसके क्या होगा, करेक्टिव एक्शन होगा। ठीक है, करेक्टिव एक्शन अगर सही से हुआ, डॉक्यूमेंट रिव्यू हो गया, साइट एक्सेस असेसमेंट हो गया NABL एक्सेसर्स के थ्रू, तो करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा। अगर कुछ ऐसा है, कुछ रह गया है, उनको लगता है तो फिर से असेसमेंट के लिए भेजेंगे, ठीक है, वापस भेजेंगे। और उनको नहीं लगता है कि एनी नॉन कंफॉर्मिलिटीज आइडेंटिफाई, तो वो एक्रीडेशन डिसीजंस के पास भेजते हैं डायरेक्ट। भेजने के बाद यहाँ पे एक्रीडेशन ग्रांट होगा सेटिस्फैक्ट्री कंप्लायंस के बीच में, फिर साथ ही साथ सर्वेलेंस साथ साथ चलता रहेगा। देखो, एप्लीकेशन पहले आप भेजोगे, ठीक है, आप एप्लीकेशन भेजोगे, सबमिट करोगे, फिर उसका असेसमेंट होगा, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे, साइट को वेरीफाई करेंगे, फिर उसको रिव्यू करने के बाद ना एक करेक्टिव एक्शन लेंगे कि एड्रेस करेंगे एनी नॉन कन्फॉर्मिटीज आइडेंटिफाइड। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के बाद एक उनका डिसीजन भी आता है, साथ ही साथ फिर एक्रीडेशन को ग्रांट करेंगे सेटिस्फैक्ट्री कंप्लायंस के बीच पे, और रेगुलर बेसिस का सर्विलेंस चलता रहेगा। ठीक है, वो चलता रहता है। अब हम देखेंगे अपना GMP देख लिया, अब हम देखेंगे अपना गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस हमारा एक क्वालिटी सिस्टम है नॉन क्लिनिकल हेल्थ के लिए, इन्वायरमेंटल सेफ्टी स्टडीज के लिए, जहाँ पे ये इसलिए किया जाता है जिससे मॉनिटर कर सके हमारा जो डेटा है वो सही रहे, लैब्स में जो लाइक कुछ प्रोडक्ट का प्रोसेस चल रहा है वो सही रहे, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, हमारा जो क्वालिटी सिस्टम है ना वो मेंटेन रहना चाहिए। तो इस तरीके से इसका GLP को देखोगे, हमारी OECD है, OECD गाइडलाइन से या OECD ने इसको स्टेब्लिश किया था गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस को 1980s में। कब, जब डिस्क्रिपेंसीज आई थी ना इंडस्ट्रियल सेफ्टी डेटा में, तो तब एक कंसर्न था कि अगर डेटा सही नहीं हुआ, डेटा क्यों सही नहीं है, वहाँ पे GLP नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, तो तब वहाँ पे 1980s में GLP स्टेब्लिश किया गया था। OECD की फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इससे याद रख लेना आप, हमारी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट।
ने जीएलपी दिया था। जीएलपी के कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए थे, कुछ इसलिए स्टैंडर्ड्स बनाए गए थे कि जिससे कि जो भी हमारा डेटा सबमिशन है, कुछ भी प्रैक्टिसेस हो रही हैं लैब्स में, वो स्टैंडर्डाइज्ड हो, ट्रस्टवर्थी सेफ्टी डेटा आ सके जो रेगुलेटरी में सबमिशन के टाइम पर यूज़ किया जाएगा। की प्रिंसिपल जो होते हैं हमारे, देखो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, उनकी एक रोल होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिससे डेटा की क्वालिटी बनी रहे। डेटा क्वालिटी के लिए उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं। कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट होते हैं जो हमारे जीएलपी स्टैंडर्ड्स के थ्रू वेरीफाई किए जाते हैं। फिर हमारी लैब डिज़ाइन ऐसा है कि वो कंटामिनेशन ना करे, एक्यूरेट टेस्टिंग हो पाए, इक्विपमेंट्स और रिएजेंट्स जो हैं वो कैलिब्रेटेड हो, ठीक है, हाई क्वालिटी रिएजेंट्स यूज़ किए जाएं। गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस, गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस में अगर देखा जाए एक क्वालिटी सिस्टम होता है नॉन क्लिनिकल हेल्थ के लिए या इन्वायरमेंटल सेफ्टी स्टडीज़ के लिए, जो इंश्योर करता है जब जैसे कंडक्ट किया जा रहा है या कोई भी डेटा जनरेट होता है किसी लैब प्रैक्टिस के टाइम पे या लेबोरेटरी में हम कोई लाइक प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उस टाइम ये होना ज़रूरी है। और अगर आपका इसका बैकग्राउंड देखोगे ना, जो हमारा OECD है वो उसने इस्टेब्लिश किया था, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी, बेसिकली अगर देखा जाए OECD की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट उसने स्टैब्लिश किया था जीएलपी को 90s 80s में, कि जब भी कभी क्या हो रहा था, इंडस्ट्रियल सेफ्टी डेटा आता था ना, तो उसमें डिस्क्रिपेंसीज थी, कुछ थोड़े बहुत चेंजेस थे, तो उसका एक कंसर्न था कि कैसे हम उसको मेंटेन कर सकें। तब जीएलपी आया था। जीएलपी इसलिए स्टेब्लिश किया था या इसलिए बनाया गया था कि जो स्टैंडर्डाइज्ड है, कि एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाए कि वहाँ पे आपका जो डेटा है, सेफ्टी डेटा, वो ट्रस्टवर्दी हो, रेगुलेटरी सबमिशन के टाइम पे आप सबमिट कर पाओ। फिर हमारे जो की प्रिंसिपल्स हैं हमारे जीएलपी के, वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कुछ क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिससे कि हमारा एक डेटा क्वालिटी मेंटेन रहे, डेटा की क्वालिटी रहे। क्वालिटी एश्योरेंस पे जो वेरीफाई करते हो, क्या करोगे, स्टडी कंप्लायंस विद जीएलपी स्टैंडर्ड्स। जो भी स्टडी होगी वो जीएलपी स्टैंडर्ड्स के कंप्लायंस में होनी चाहिए, उसके रिगार्ड्स में होनी चाहिए। लैब की फैसिलिटीज़, लैब को ऐसा डिज़ाइन किया जाए जहाँ पे कंटामिनेशन कम हो पाए, एक्यूरेट टेस्टिंग हो पाए। एक्यूरेट टेस्टिंग के लिए है इक्विपमेंट्स और रिएजेंट जो हैं। अब सोचो, आपके कैलिब्रेटेड इक्विपमेंट्स नहीं है तो भी डेटा में चेंजेस आ सकते हैं, तो भी डेटा डिस्क्रिपेंसीज आ सकती हैं। तो आपका इक्विपमेंट कैलिब्रेटेड हो, हाई क्वालिटी के रिएजेंट्स यूज़ करो। बेकार क्वालिटी के यूज़ करोगे तो वो इफेक्ट आपका कहाँ शो होगा, डेटा पे शो होगा। टेस्ट सिस्टम, आपका एक टेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर हैंडलिंग और कैरेक्टराइजेशन होगा। साथ ही साथ एक प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए। एसओपीज ज़रूरी होते हैं लैब्स में। हमारे एसओपीज क्या मेंटेन करते हैं, तो प्रोसेस की कंसिस्टेंसी रहती है, एक्यूरेसी रहती है। फिर हमारा जो एक्यूरेट डेटा रिकॉर्डिंग विद ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग के साथ होना चाहिए। आपने डेटा कलेक्ट किया, आप उसमें कोई भी मैनिपुलेशन कुछ नहीं करोगे, आप जैसा कलेक्ट किया है प्रॉपरली उसको रिपोर्ट किया जाएगा। फिर रिकॉर्ड स्टोरेज है, आप लॉन्ग टर्म स्टोरेज कर सकते हो डेटा का, मटेरियल का, सिक्योरली उसको रख सकते हो। ज़रूरत क्यों है, एक तो डेटा इंटीग्रिटी की एश्योर करता है। हमारी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो ऑथेंटिसिटी को देखते हैं कि हमारा जो स्टडी डेटा है वो ऑथेंटिक है या नहीं। यहाँ पे ये देखेगा, कंपेरेबिलिटी चेक करता है, जो हमारे स्टैंडर्डाइज मेथड हैं उससे हमारा जो डेटा कंपैरिजन है वो सारी अक्रॉस द लेबोरेटरीज चेक करेगा। जैसे सोचो, एक ए लैब में डेटा जो कलेक्ट हुआ है, बी लैब्स में जो कलेक्ट हुआ है, सी लैब में कलेक्ट हुआ है, तो वहाँ पे वो एक कंपैरिजन क्रिएट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं स्टैंडर्ड मेथड के थ्रू। हमारा एक स्टैंडर्ड मेथड था, आपने भी ये फॉलो किया है, इन्होंने भी किया है, और ये भी यही फॉलो कर रहे हैं, तो फिर इनके डेटा को चेक किया जाएगा, सही आना चाहिए ऑलमोस्ट, ठीक है, पॉइंट में इधर 1-1-2 हो सकता है बट सेम होना चाहिए। सेफ्टी कंसिस्टेंट प्रैक्टिसेस में एक तरीके से ये सेफ गार्ड होता है, ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट के लिए सेफ्टी बरकरार रखता है, साथ ही साथ कंटामिनेशन को मिनिमाइज करेगा, तो हमारे लिए सेफ ही है। स्कोप क्या है जीएलपी का, इनिशियली अगर देखा जाए जो हमारी प्री क्लिनिकल फार्मास्यूटिकल स्टडीज़ हैं वहाँ पे जीएलपी यूज़ किया जाएगा। अब तो जीएलपी ऐसा हो गया है, जो नॉन क्लिनिकल स्टडीज़ सेक्टर्स हैं जैसे कॉस्मेटिक है या एनवायरमेंटल रिसर्च है, एग्रो केमिकल्स हैं, वहाँ भी जीएलपी को इंक्लूड कर दिया गया है। ये वहाँ भी काम कर रहा है हमारा। और हमारे जो बेनिफिट हैं जीएलपी के, देखो एक तो ट्रस्टवर्दी है, रिजल्ट रिलायबल है, सही एक्सेप्टेबल है, हाई क्वालिटी का डेटा देते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं। रेगुलेटरी एक्सेप्टेंस, हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ने भी इसको वर्ल्ड वाइड प्रेफर करते हैं, रिक्वायरमेंट होते हैं, एक्सेप्टेड है
हमारा, पब्लिक ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, आप इसको कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो जो फाइंडिंग्स हैं वो सही हैं, प्रॉपर हैं। डुप्लीकेशन जो होता है, डुप्लीकेशन रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। जैसे हमारा GLP कॉम्प्लिएंट डेटा है वो जो रिपीट होगा स्टडीज़ को, वहाँ पे डुप्लीकेशन जो है डेटा का वो कम हो जाएगा। अब GLP इम्प्लीमेंटेशन होता है, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, एक इसकी ना फैसिलिटी प्रिपरेशन होता है जहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट, सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट का डिज़ाइन किया जाता है। इसको प्रॉपरली वहाँ इम्प्लीमेंट किया जाएगा जहाँ पे उनको लगेगा इंफ्रास्ट्रक्चर सूटेबल है, ठीक है। ट्रेनिंग किया जाएगा, साथ ही साथ रेगुलर ट्रेनिंग होती है GLPs की और SOPs की, इनके ऊपर रेगुलर ट्रेनिंग चलती रहती है, हर बार कुछ ना कुछ चेंज आता है, पता होना चाहिए। फिर डॉक्यूमेंटेशन होता है, रिकॉर्ड्स और SOPs के थ्रू मेंटेन होता है वो। और फिर हमारा जो क्वालिटी एश्योरेंस मॉनिटरिंग होती है, QA क्या है, वो यूनिट ये मेक श्योर करता है, ये इंश्योर करता है ऑन गोइंग कंप्लायंस है या नहीं, ठीक है। फिर इंस्पेक्शन एंड कंप्लायंस होता है, जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल इंस्पेक्शन है वो वेरीफाई करेगा किसको, कि ये GLP एडहेरेंस है या नहीं, आप GLP को फॉलो कर रहे हो या नहीं। फिर जो नॉन कंप्लायंस है वहाँ पे चांसेस हैं वहाँ पे रेगुलेटरी एक्शन लिया जाए उनके अगेंस्ट में। GLP इसलिए ज़रूरी है, जब भी हमारा कोई हाई क्वालिटी डेटा आता है वो GLP के थ्रू प्रोड्यूस होता है, ट्रस्टवर्दी है, रेगुलेटरी अप्रूवल में ईजी पड़ जाता है और लोग उस पर ज़्यादा जल्दी बिलीव कर लेते हैं, क्योंकि ट्रस्टवर्दी साथ ही साथ सेफ्टी और इफेक्टिव रिसर्च के बेसिस पर अगर देखा जाए तो उसका डेटा ना अच्छा होता है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा GLP था।